नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कलम क्रांति पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों ने क्या है इतिहास का एक नया सीरीज शुरू किया है अपने चैनल पे। उस कड़ी में इतिहास क्या है उसको मैंने डिटेल से बता दिया था। इतिहास का विभाजन स्रोत के आधार पर, फिर कालखंड के आधार पर विभाजन बताया था कि कैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत का प्रारंभ होता है। तो उसी कड़ी में फिर हमने बताया था उस वीडियो में डिटेल में इतिहास क्यों पढ़े, उसका लाभ क्या है, अलग अलग विद्वान के अनुसार परिभाषा। उसी में मैंने बताया था कि आधुनिक भारत का शुरुआत कैसे होता है, कहाँ से होता है, और ये भी बताया था उस वीडियो में इतिहास क्या है वाले वीडियो में कि आधुनिक भारत से ही हम लोग इतिहास का श्रृंखला, इतिहास का सीरीज क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण मैंने बताया था। एक तो ये कि जितने भी एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आधुनिक भारत को ही दिया गया, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है उसमें कहीं आपको स्पीच देना हो स्कूल में, कॉलेजेज में, तो वहाँ भी आपको ये आधुनिक भारत काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्राचीन मध्यकालीन भी होता है लेकिन ज़्यादातर यूजफुल ही है। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग इस चैनल पे आधुनिक भारत का सीरीज शुरू करेंगे। जब तक पूरा आधुनिक भारत ना खत्म हो जाए तब तक कुछ और नहीं। पहले आधुनिक भारत को पूरा कंप्लीटली उसके इतिहास को देखेंगे, क्या क्या है, पूरा डिटेल में आराम से डेप्थ में देखेंगे। उसको बहुत कहानी की तरह जोड़ करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको हमारे साथ बस इस तरह से जुड़िए, सुन के कि कुछ कहानी सुन रहे हैं, क्योंकि इतिहास के बारे में एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बहुत रटना पड़ता है। हिस्ट्री एक वो कहावत है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी व्यापा है, रात को रटो सुबह सफा है। तो इन सब चीज़ों पे एकदम ध्यान नहीं देना है। आप समझिए कि एक फिल्म देख रहे हैं या कहानी सुन रहे हैं। कैसे कहानी सुनते हैं तो किसी का सुना हुआ फिर वो बार बार रिपीटेड होता रहता है, तो बोरिंग लगता होगा किताब पलटाने में। तो किताब अभी तो नहीं, पहले आप एक बार सुन लीजिए, 2 बार सुन लीजिए, तब जा करके आप किताब पलटाइएगा। मैं किताब भी सजेस्ट कर दूंगा, तो आपको जो इतिहास बोरिंग की जगह इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि इतिहास का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में निकले, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, तो इसलिए प्रयास करूंगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत। आप देखिए, जब पढ़े थे, आज का टॉपिक हमारा है, जब हम आपको इतिहास बताए थे उसमें बताए थे एक तो स्रोत के आधार पर विभाजन। उसमें क्या बताया था, स्रोत के आधार पर विभाजन जो होता है उसमें हमने बताया था क्या, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री, फिर बताए थे आद्य ऐतिहासिक काल मतलब कि प्रोटो हिस्ट्री, फिर तीसरा बताए थे इतिहास यानी कि हिस्ट्री। क्या था पूरा डिटेल में बता देते। आद्य ऐतिहासिक काल वह कालखंड जिसका हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं, लिखित जानकारी नहीं है, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जैसे कि स्टोन एज, पाषाण काल। फिर दूसरा विभाजन कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य मतलब आधा, पूरे डिटेल में मैंने बताया, तो उसमें अभी इसलिए ब्रीफ दे रहा हूँ। आप इतिहास क्या है उसको पहले देख लीजिए बढ़िया से, तब इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल वह कालखंड जिसके बारे में हमें रिटन रिकॉर्ड मिला है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास। तीसरा आपको बताते इतिहास जिसका रिटन रिकॉर्ड भी हमें मिला है और उसे हम लोग पढ़ भी पाए हैं, तो वो क्या था, इतिहास। फिर अगला तीसरा विभाजन हम लोग कालखंड के आधार पर कहते हैं, टाइम पीरियड के आधार पर। उसमें बताया था मैंने क्या, प्राचीन भारत, क्योंकि भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इतिहास जो है इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। क्या, एक था इतिहास, उसको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक। प्राचीन भारत आपको बता दिए थे कि आप सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वहाँ से जनरली मान के चलिए, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, सिंधु घाटी सभ्यता से। अभी तक जो हमारे ज्ञात स्रोत है, जितना अभी खुदाई उदाई अन्य चीज़ों से पता चला कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से पता चलता है। तो प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, फिर वैदिक काल पढ़ते हैं, वैदिक पीरियड जिसमें ऋग्वैदिक काल अलग पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल अलग पढ़ते हैं, फिर महाजनपद काल पढ़ते हैं, 16 महाजनपद। तो ये सारी चीज़ें प्राचीन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया था कि 712 ईस्वी से क्या मान लिया जाता है, मध्यकालीन भारत की शुरुआत माना जाता है। कब, इसमें भी डिटेल से बताता है कि जब अरबों ने सिंध जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में, पहले भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी तो वहाँ पड़ता, सिंध पे जब अरबों ने आक्रमण करा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तब से मध्यकालीन भारत की शुरुआत माना जाता है। मध्यकालीन भारत में आपको कई सारे शासक लुटेरे सब आए, गोरी, गजनबी, ये सब तो जानते ही हैं, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आधुनिक हो जाएगा, तो फिर प्राचीन, तो फिर मध्यकालीन हम लोग शुरू करेंगे। तो गोरी गजनबी हो ही जाता है। उसी में आप लोग क्या देखते हैं, फिर सल्तनत काल शुरू होता है। मोहम्मद गोरी का जो एक गुलाम रहता है वो गुलाम वंश की स्थापना करता है और कुतुबुद्दीन ऐबक
कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, गुलाम वंश का संस्थापक शासक यानी कि राजा बनता है। तो गुलाम वंश सल्तनत काल, जो सल्तनत पीरियड है उसमें आप पढ़ते हैं गुलाम वंश, उसके बाद पढ़ते हैं खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर उसके बाद लास्ट में लोदी वंश। तो लोदी वंश इब्राहिम लोदी अंतिम शासक रहता है। मतलब सल्तनत काल का अंतिम शासक या लोदी वंश का अंतिम शासक कौन रहता है? इब्राहिम लोदी, है ना। इब्राहिम लोदी, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर हरा करके क्या करता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ये था मध्यकालीन भारत। तो फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मुगल साम्राज्य में कई सारे शासक आते हैं, उसकी चर्चा करेंगे, है ना। तो सल्तनत काल का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, यानी कि लोदी वंश का भी अंतिम शासक कौन हो गया? इब्राहिम लोदी। उसको पानीपत के प्रथम युद्ध 1526, है ना, ये 1526 लिखा हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत हरियाणा में क्षेत्र पड़ता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में, उसमें हटाकर बाबर क्या करता है? इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हराकर भारत में क्या करता है? एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं ना, मुगल वंश। देखते हैं एक नया वंश का शुरुआत होता है भारत में, मुगल वंश या मुगल साम्राज्य कहिए, मुगल वंश कहिए या मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य क्या है? ये क्वेश्चन मार्क मैंने बताया था कि सल्तनत काल के शासक इब्राहिम लोदी को मारकर समाप्त कर भारत में, दिल्ली आगरा में कहिए, फिर बाद में दिल्ली में, आगरा में, यानी कि भारत में, आगरा उस समय राजधानी था लोदी का, इब्राहिम लोदी का। तो भारत में एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। और ये मुगल वंश अपना राज्य विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र पे करता है, इसलिए उसे मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो मुगल साम्राज्य कहता है बाबर के द्वारा स्थापित एक साम्राज्य जिसमें कई सारे शासक हुए, जिसने पूरे भारत, ऑलमोस्ट लगभग पूरे भारत पे क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रण स्थापित कर लेता है। उस पूरे एम्पायर को क्या कहते हैं? मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य कहते हैं। अब मैप में भी थोड़ा बहुत दिखा दूंगा, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में। अभी आराम से सुनिए कि कोई कहानी सुन रहे हैं कि कैसे इतिहास का शुरुआत हुआ। आप लोग पहले इतिहास क्या है वो वीडियो ध्यान से सुन लेंगे अंतिम से, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग जाएगा, क्योंकि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए भी मैंने उसमें बताया है उस वीडियो में इतिहास का। तो मुगल वंश की स्थापना कौन करता है? बाबर। कल 1526 में करता है। फिर धीरे धीरे करके ये अपना साम्राज्य विस्तारित करता है ना। देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध आया, बाबर उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ता है, चंदेरी का युद्ध लड़ता है, घाघरा का युद्ध लड़ता है। तो उस तरह करते करते भारत में एक बड़े, हम अभी मुगल साम्राज्य नहीं बता रहे हैं आपको, मुगल साम्राज्य बहुत लंबा टॉपिक है, 5-7 सेशन उसमें लग जाएगा। अभी हम आपको आधुनिक भारत का शुरुआत कैसे होता है उसकी भूमिका दे रहे हैं, उसकी पूरा भूमिका बना रहे हैं। फिर अगला वीडियो से आधुनिक भारत शुरुआत करेंगे एक एक करके। तो ये आज भूमिका है आधुनिक भारत की, ठीक है। तो क्योंकि जब तक अगर ये आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं दे देंगे तो आधुनिक भारत सीधे, अगर इतिहास इसलिए बोरिंग लगता है कि रटने लग जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन हो गया था, ये रटने लगता है, लोग कहीं से कुछ भी पढ़ने लगता है, रटने लगता है। क्रोनोलॉजी, इतिहास तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप क्रोनोलॉजी में उसको नहीं समझेंगे, एक दूसरे को रिलेट करके नहीं समझेंगे। इतिहास बहुत मज़ेदार टॉपिक है, मज़ेदार सब्जेक्ट है। इसको आप अगर ढंग से अपने से रिलेट करके देखेंगे, आप खुद को उसमें शामिल होकर के देखेंगे तो मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। तो आप ये समझिए कि हम एक कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, उस कहानी को एकदम आराम से प्रेम से सुनिए, 2 बार सुनिए, तब जाकर मैं बुक भी सजेस्ट कर दूंगा, उसको पढ़िएगा तो इतिहास के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसे मुझे लगता है। एक समय मुझे भी बोरिंग लगता था। तो मैं अभी भूमिका दे रहा हूँ कि कैसे मुगल साम्राज्य पतन हुआ, फिर आधुनिक भारत कैसे शुरू होता है, ठीक है। वही भूमिका बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ और ज़्यादा नहीं। तो कहानी सुनिए कि एक समय की बात है, भारत में क्या है, प्राचीन भारत था, मध्यकालीन भारत था, आधुनिक भारत था। तो मध्यकालीन भारत में आपको बता दिए थे कई शासक है, उसमें सल्तनत काल महत्वपूर्ण है। सल्तनत काल में क्या महत्व, 5 शासक है सल्तनत काल में। कौन? गुलाम वंश, 5 वंश सल्तनत काल में राज, गुलाम वंश, उसके बाद क्या था, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और लास्ट में क्या, लोदी वंश। ये क्या था, सल्तनत काल, सल्तनत पीरियड, है ना, जो हम अभी बताए 5 का चर्चा करें हैं, सल्तनत, है ना, सल्तनत पीरियड है, सल्तनत काल था, सल्तनत, है ना। सल्तनत काल में 5 शासक को बता दे। उस अंतिम जो वंश था सल्तनत काल में, लोदी वंश, है ना, लोदी वंश,
इस लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर क्या करता है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है ना। धीरे धीरे और युद्ध करके अपने साम्राज्य को फैलाता रहता है। पानीपत का युद्ध करा, इसमें इब्राहिम लोदी को हराया। फिर पानीपत के बाद आता है आपको खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो 1526 से लेकर के आपको क्या है, 1530 तक भारत पर राज करता है कौन, बाबर। इसके बाद इसका बेटा आता है ना, 1 नंबर, ये रहा 2 नंबर। इसके बाद क्या आता है, हुमायूं। हुमायूं जो है फिर आपको क्या होता है, 1530 में राजा बनता है बाप की मृत्यु के बाद, 40 तक रहता है। फिर आपको शेर शाह सूरी अफगान शासक, ये टॉपिक है, पढ़ाएंगे शेर शाह सूरी अलग से। मुगल वंश भी पढ़ाएंगे, ये मुगल वंश मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, एक भूमिका दे रहा हूँ, बैकग्राउंड दे रहा हूँ। फिर ये आपको कौन आता है, हुमायूं। हुमायूं 40 तक राज करता है, उसको शेर शाह सूरी 39 में भी हराता है, 40 में हराकर इसको भगाइए देता है दिल्ली आगरा से। तो शेर शाह सूरी का शासन स्थापित हो जाता है। फिर से ही 1556 में हुमायूं अपना कब्जा कर लेता है आगरा पे, यानी कि भारत में फिर से अपना शासन स्थापित कर लेता है। तब हुमायूं फिर 1556 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तब उसके बाद आता है अकबर। मुगल काल में 6 महान शासक हुआ, 6 बड़ा शासक हुआ, ताकतवर शक्तिशाली शासक हुआ। इन 6 को आप लोग जानते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, मध्यकालीन भारत जब शुरू करेंगे उसमें। अभी ब्रीफ समझ लेते हैं। तो हुमायूं आया, या 1530 से 40 तक राज किया। फिर 40 में शेर शाह सूरी आकर के इसको भगा देता है, हरा कर। तब फिर 56 में क्या आता, फिर से ये आ जाता है दिल्ली, मतलब आगरा कब्जा कर लेता है, यानी कि भारत पे शासन स्थापित कर लेता है। फिर इसका बेटा अकबर आता है, 1556 से लेकर के 1605 में ये शासन करता है। ये अपने टाइम पीरियड में अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार करता है ना, बहुत लंबे तक विस्तार करता है। एक छोटा सा साम्राज्य मिला था जिसको ये तो फैलाता है, फिर अकबर बहुत आगे तक फैलाता है। आप अगर थंबनेल देखेंगे हमारे वीडियो का, तो उसमें मैंने मुगल एम्पायर का मैप दिया। उसमें 2 है, बाबर के टाइम जब 1530 तक जब बाबर था, उस समय तक क्या था, उसका कहाँ तक राज था, मैप में एकदम लाइन पड़ा हुआ है, इस तरह से करके, है ना, इस तरह से करके अलग अलग लाइन है। फिर उसके बाद अकबर के शासनकाल में क्या था मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। फिर औरंगजेब के काल में अपने पीक पे, फिर अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर आता है। ये 1605 से लेकर के 27 तक क्या शासन करता है। ये फिर आता है आपको कौन, क्या बोलते हैं इसको, शाहजहां। शाहजहां जो आता है ये आपको कब से कब तक शासन करता है, 1627 से, है ना। ये 1627 से लेकर के 58 तक, 1627 से लेकर के 1658 तक ये शासन करता है। फिर आपको क्या है, ये औरंगजेब 1658 से लेकर के क्या है 1707 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा समझिए। तो देखिए, जहांगीर 1605 से लेकर के 1627। आपको याद नहीं करना कुछ भी, बस आराम से एक बार सुनिए कहानी, आराम से 2 बार सुनिए, बस कुछ करना नहीं, याद नहीं करना, याद अपने आप हो जाएगा, मैं करवा दूंगा लास्ट तक। तो जहांगीर क्या है, देखिए मुगल वंश में 6 ताकतवर शासक हुए, एक बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन लोगों ने अपने साम्राज्य को बहुत लंबे एम्पायर, लगभग पूरे भारत को, जिसमें अभी का पाकिस्तान, अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा, इधर नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या है, क्या बोलते हैं, असम का बहुत बड़ा हिस्सा, वहाँ तक ये फैला लेता है अपने साम्राज्य को। तो जहांगीर आता, बाबर 1526 से 30 तक, हुमायूं 30 से 56 तक, बीच में 10 साल नहीं रह पाता है। फिर इसके अलावा अकबर क्या 56 से 1605 तक। फिर जहांगीर, अकबर का पुत्र जहांगीर, ये कहाँ 1605 से 27 तक। फिर शाहजहां 1627 से 58 तक। और औरंगजेब 1658 से 1707 तक क्या करता है, मुगल साम्राज्य की पे शासन करता, मुगल साम्राज्य को बढ़ाता। मैं आपको मैप से एक चीज़ समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारा प्यारा भारत है, उसी का नक्शा है। इधर ये पाकिस्तान है जो कभी हमारा ही पार्ट था, इधर आगे अफगानिस्तान है। जब बाबर आता है तो बाबर आपको देखिए बिहार वाला क्षेत्र, बिहार का कुछ पार्ट, ये बंगाल का कुछ पार्ट है ना, बिहार, बंगाल, ये झारखंड, इन क्षेत्रों को लेकर के दिल्ली तक, है ना, आगरा, दिल्ली तक, इतना बड़े क्षेत्र में क्या कर लेता है, ये शासन कर लेता है। यहाँ से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वाला पार्ट सब, हरियाणा, ये तो मॉडर्न राज ना 1556 के बाद, उसके बाद 60, 61 अभी का नक्शा, लेकिन उस समय अलग अलग नाम था, नामकरण था। मध्यकालीन भारत जब पढ़ेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इतना क्षेत्र पे मान के चलिए वो भारत पे कब्जा कर लेता है। अकबर जब आता तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पार्ट, ये यहाँ तक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पार्ट, यहाँ से लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारा जो बांग्लादेश, बंगाल अभी ना वेस्ट बंगाल है, उस समय का
बंगाल मतलब बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, ये असम का कुछ पार्ट, इन क्षेत्रों पे क्या कर लेता अकबर शासन मतलब विस्तार कर लेता अपने राज्य का। फिर जब आपको औरंगजेब आता है तो औरंगजेब आपको कर्नाटक वाला क्षेत्र सब, दक्कन जिसको कहते हैं, इधर ये पूरा ये वाला क्षेत्र, ये तमिलनाडु से ऊपर तक का क्षेत्र, यहाँ तक शासन स्थापित करा था। इधर पूरा गुजरात, इधर अफगानिस्तान तक, इधर आपको ये असम का बहुत बड़ा पार्ट, यहाँ तक पूरा बंगाल तो था ही इसमें, अभी का जो बांग्लादेश है वो सारा, इतना बड़े क्षेत्र पे वो क्या कर लेता औरंगजेब अपना शासन स्थापित कर लेता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो देख रहे कितना विशाल साम्राज्य की स्थापना ये कर देता औरंगजेब तक। औरंगजेब के आप थंबनेल पे भी डिटेल में देख लीजिएगा मैं। तो औरंगजेब के शासन तक मुगल साम्राज्य के बड़े से भाग पे विस्तृत हो गया था, बड़े लंबे चौड़े भाग में विस्तृत हो गया था। लेकिन है ना, हर साम्राज्य का पतन कभी ना कभी होता है। औरंगजेब जो है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही, हम आपको बताए थे ना आधुनिक भारत की शुरुआत कैसे होती है, इतिहास क्या है वाले वीडियो में, आधुनिक भारत की शुरुआत कब से होती है इसको लेकर के हम बताए थे कि विद्वानों में क्या मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 से क्या हो जाता है, आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाता। कुछ विद्वान कहता है पलासी की लड़ाई 1757, उसी के बाद से आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। कुछ विद्वान 1857 की क्रांति से मानते हैं। तो हम लोग क्यूरियस व्यक्ति हैं, जानने वाले जिज्ञासु व्यक्ति हैं, तो हम लोग को डिटेल में जानना, तो हम लोग भी क्या मान लेंगे, आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद। तो अब ऐसा नहीं है कि आज सूत करके उठे कि अच्छा आज से आधुनिक भारत हो गया, आज से प्राचीन, ये नहीं, क्या घटनाक्रम घटा जिससे हम कहते हैं कि आधुनिक भारत है, मध्यकालीन भारत है। तो उस समय की स्थिति परिस्थिति के बदलाव के अनुसार क्या करा जाता है, चीज़ों को डिसाइड किया जाता है कि आधुनिक में आएगा, प्राचीन में आएगा। एसएसटी में मैंने बताया था इतिहास क्या है वाले वीडियो में, कि एसएसटी यानी कि सामाजिक शास्त्र का एक बहुत अच्छा बात है कि इसका कोई फिक्स परिभाषा नहीं होता है। आप भी लॉजिक के आधार पर साइंटिफिकली कुछ भी चीज़ को प्रूव करके आप अपने हिसाब से तर्क दे सकते हैं। इतिहास का मैंने डिटेल से बताया, उसको देख लीजिए। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद माना जाता है कि आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। कैसे? क्योंकि औरंगजेब जो कि अभी सत्ता का केंद्र अपने हाथ में रखे हुआ था, मुगल साम्राज्य का एक सबसे ताकतवर शासक सिद्ध हुआ है ना, अपने बहुत सारे उटपटांग फैसले भी करे, क्रूर शासक भी था, लेकिन अपने साम्राज्य को बहुत लंबे भाग तक विस्तृत किया, फैला करके रखा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद ही क्या हो जाता है, मुगल साम्राज्य क्या हो जाता है, लगभग अपने मरने की ओर, पतन की ओर चला जाता है। टॉपिक का नाम क्या रखे हम लोग, मुगल साम्राज्य के पतन से आधुनिक भारत की शुरुआत तक, प्रारंभ तक, यही टॉपिक है, यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे कैसे आधुनिक भारत का प्रारंभ होता है। तो उसी का भूमिका हम लोग आज बना रहे हैं। तो मुगल साम्राज्य का जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है 1700 बाद, एक चीज़ है मुगल वंश में ये हमेशा हुआ है कि शासक उत्तराधिकार का युद्ध, यानी कि राजा मर गया उसके बाद कौन राजा बनेगा, उसके लिए खूब आपस में भाई में गला कटौवल हुआ है। कई सारे युद्ध हुए हैं। जब हम लोग आधुनिक पढ़ेंगे या मुगल वंश पढ़ेंगे तो डिटेल आपको युद्ध बताएंगे कैसे क्या हुआ था सारा परिस्थिति। तो उत्तराधिकार का युद्ध है ना, सक्सेसर बनने का युद्ध, यानी कि जब कोई राजा मर गया उसके बाद कौन भाई राजा बनेगा, उसके लिए बड़ा मार काट ये लोग में मचता है। औरंगजेब भी अपने कई सारे भाई को मार करके राजा बना था, पढ़े होंगे, इसमें डिटेल से जानेंगे। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु आती है, इसके बाद क्या होता है, इसके मृत्यु के बाद जो भी शासक बनते हैं वो बहुत सारे कमजोर रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में जब मुगल आपस में उनको भाइयों के बीच में क्या होता है, लड़ाई हो जाता है क्या, राजा बनने का। औरंगजेब के बाद जो उनके कई बेटे थे उसमें से 3 प्रमुख था, वो लड़ जाता आपस में कि हम राजा बनेंगे, हम बनेंगे। तो उसी में से जो उत्तरवर्ती, इसको कहते हैं औरंगजेब के बाद जो भी राजा बना, मुगल साम्राज्य का जो भी शासक बना, उसे क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती मुगल शासक। औरंगजेब के बाद जो भी मुगल वंश का शासक बना, जिसकी संख्या 12 है टोटल, है ना, 12 हम लिखे हैं, 3 के बाद 12 है तो बता रहे हैं, डोंट वरी। तो 6 महत्वपूर्ण शासक शुरुआती में, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर उसके बाद 12 शासक, 6 दूना 12। औरंगजेब के बाद 12 शासक हुए जिसने मुगल वंश पर शासन किया, वो नामात्र का ही लगभग था। तो क्या होता है, उसे उत्तरवर्ती मुगल शासक कहते हैं ना, पोस्ट मुगल इम्परेटर इंग्लिश में कहते हैं, पोस्ट मुगल इम्परेटर कहते हैं। उसमें जो पहला शासक था कौन था, ये बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, इसका मूल नाम मुअज्जम था, है ना, मुअज्जम नाम था इसको। ये देखिए 1707 से लेकर के क्या करता है 1712 तक, 1707 से लेकर के 1712 तक क्या करता है, आपको मुगल वंश का ये राजा रहता है। लेकिन ये क्या बहुत कमजोर शासक ऑलरेडी हो चुका था कि आपस में भाइयों में मारपीट करके। और इस टाइम पीरियड से
जो मुगल साम्राज्य था, मुगल कोर्ट था या मुगल दरबार था, उसमें गुटबंदी शुरू हो गई थी। कई वो गुट था, ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, सब जो मुगल का जो दरबार में रहने वाले जो मंत्री थे या अन्य जो भी नोबेल थे, नोबेल जो थे महत्वपूर्ण पदाधिकारी सब थे, सब गुटबंदी करता था। सब चाहता था कि मेरे पसंद का व्यक्ति शासक बना, मेरे कंट्रोल से चले। ईरानी गुट अलग चाहता था, तुरानी गुट अलग चाहता था, हिंदुस्तानी गुट अलग चाहता था। ये क्या है ईरानी गुट, तुरानी गुट, ये सब डिटेल में चर्चा करेंगे कभी, अभी फिलहाल सुनिए। सब अपने आपस में षड्यंत्र करता था कि अच्छा ये हमारे पसंद का राजा बने कि हमारे कंट्रोल से चले, गुटबंदी होता था। इसके अलावा इस शासक भी जो था, मुगल वंश के बाद जो भी शासक आया वो अयोग्य था। वो मतलब इतने बड़े विरासत में मिला, इतना बड़ा साम्राज्य, बता दिए लगभग पूरा भारत, अफगानिस्तान तक, है ना, इधर बांग्लादेश जो अभी है वहाँ तक, असम का बहुत बड़ा कुछ हिस्सा तक, इतना बड़ा जो साम्राज्य विरासत में मिला, बाप दादा का बना करके दिया गया, उसको ये लोग संभाल नहीं सका। विस्तार करने की तो बात दूर की है। तो देखिए इसका नाम एक टाइटल था, शाह मतलब राजा, ए बेखबर। बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता था? शाह ए बेखबर, यानी कि बेखबर ऐसा राजा, शाह मतलब राजा, बेखबर मतलब जिसको कोई मतलब नहीं, ऐसा राजा जिसको राज्य में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चला, अपना तख्त पे बैठा हुआ, टैक्स आ रहा, मंत्री तंत्री सब देख रहा, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, बसंती नाचो, है ना, इस तरह से चल रहा है, आराम से मैच मौज की ज़िंदगी जी रहा है। क्या है इसको गुटबंदी क्या चल रहा है, कैसे अलग अलग राज्य का गवर्नर क्या कर रहा है, कैसे षड्यंत्र कर रहा है, कैसे उसको सरकार अपना स्वतंत्र सत्ता की स्थापना चाह रहा है, इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आराम से मस्त मौला ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है। फिर बहादुर शाह प्रथम, जिसको शाह ए बेखबर कहते हैं, मतलब मुगल वंश में लगभग 18 शासक टोटल हुए, उसमें 6 बहुत ताकतवर थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। अब 12 को बाद में जो आए, जो कमज़ोर शासक कहलाए, अयोग्य थे, साम्राज्य को विस्तार करने की तो बात दूर है, उसको समेट करके भी नहीं रख पाया। उसमें से पहला शासक, उत्तरवर्ती पहला मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम, जिसका मूल नाम क्या था? मुअज्जम नाम था। इसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता जहांदार शाह, है ना, जहांदार शाह इसी के बाद शासक बनता है। इन सब के बारे में डिटेल में चलेंगे मुगल एम्पायर जब पढ़ेंगे तब। अभी मैं भूमिका बना रहा हूँ, ठीक है, आराम से, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आराम से सुनिए, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा सुनिए, तब आप जब पूरा देख लेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। इतिहास थोड़ा सा वर्क करने मांगता है, बोरिंग तो हल्का भी नहीं है। फिर कहाँ आता है? जहांदार शाह। जहांदार शाह, इसको तो और कोई मतलब नहीं है, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था जहांदार शाह को, इसको और कोई राज से मतलब नहीं। आराम से आ रहा, एगो वेश्या थी, क्या प्रोस्टिट्यूट कहते हैं इंग्लिश में, लाल कुमारी नाम का, लाल कुमारी, हाँ, लाल परिया लाल कुमारी नाम से कोई वेश्या थी। उससे इसका इतना घना चक्कर था कि राजकाज में उसको इंटरफेरेंस करने का छूट दे दिया, तुमको जो करना करो, हटाओ, हम आराम से, तुम खाली हमको नाच करके दिखावा है ना, बाकी जो करना है सो करो। तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता, क्योंकि अपने राज्य में, इसके राज्य में एक वेश्या इंटरफेरेंस करती थी, हम बराबर चाहिए करो, ये करो। अब मुगल राज्य से पता है ना, हरम जब पढ़े, हरम क्या था? एक महल था बहुत बड़ा, बहुत कमरा वाला, जिसमें जो उसको पसंद आए वो लड़की उसमें चले गई। ये लोग हरमे में ज़्यादा बीज रहता, ऐशो आराम में, अयासी में ज़िंदगी बिताता था, खाली बाप दादा का। कुछ लोग होता ना पूरा संपत्ति उड़ाने वाला, थूक लगा करके सोच सकता है। जहांदार सा शासक बना, इसके बाद लंपट मूर्ख इसको कहा जाता है, ठीक है। फर्रुखसियर जो है, इसके बाद जहांदार शाह के बाद सब एक दूसरे को मार काट पीट करके, देखते कम एज में। फर्रुखसियर फिर राजा बनता है ना, इसको घृणित कायर कहा जाता है ना, ये मारपीट, इसको राजकाज में इसको भी उतना मतलब नहीं था, इसको घृणित कायर कहा जाता है। किसको? फर्रुखसियर को। हाँ, ये देखिए कब जहांदार शाह 12 से 13 तक राजा बनता है, फिर इसको फर्रुखसियर को क्या है, वही ईरानी गुट वाला सब चढ़ा के इसको मरवा देता है, फिर फर्रुखसियर राजा बनता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। ये 1713 से लेकर के 19 तक, 13 से 19 तक क्या मुगल साम्राज्य का राजा बनता है। लेकिन साम्राज्य तो बता ही देते कितना बिगड़ गया था, इन लोग से संभल रहा था। अब धीरे धीरे राजा से अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास करेगा। जैसे कि भारत है तो भारत का अलग अलग राज्य है ना, बिहार, यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान, इस तरह से। मुगल टाइम पीरियड में सेंटर ना दिल्ली था, जैसे अब भी है। पहले तो आगरा था, फिर बाद में जहांगीर के टाइम में दिल्ली आता है, शाहजहाँ के टाइम में। तो लेकिन सब जगह का गवर्नर साहब इन लोगों के टाइम में स्वतंत्र रूप से कैसे बिहेव करने लगता है, अगला वीडियो में उसको चलेंगे। फिर जहांदार के साथ फर्रुखसियर बता दिए। अच्छा देखिए, इन लोगों के बारे में एक दो चीज़, ये जो फर्रुखसियर था
फर्रुखसियर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए। ये नाम सब आपको, जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, फर्रुखसियर, जहांदार शाह, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये नाम मैं जब आधुनिक भारत पढ़ाऊँगा ना तो ये नाम सब आएगा। इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ कि पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है, ये मुगल पीरियड। मैं इसलिए इसका चर्चा कर रहा हूँ ताकि जब आधुनिक भारत में बंगाल पढ़ाऊँगा, पलासी का युद्ध पढ़ाऊँगा, बक्सर का युद्ध या अर्ध मराठा पढ़ाऊँगा, अन्य चीज़ें पढ़ाऊँगा, तो उसमें इन लोगों का एक चुट्टा सबका नाम कई बार आएगा। तो जब नाम आएगा तो कहेगा अच्छा ये कौन आ गया, कौन था, तो ऐसा ना लगे, इसलिए मैं इसको डिटेल में दे रहा हूँ, है ना। यूनिट वाइज हम लोग चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्या फर्रुखसियर के बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ है, कंपनी का भी आगमन हो चुका था 1605-8 के आसपास में। ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजी कंपनी सबका भारत में आ चुका था, वो अलग से टॉपिक है, चढ़ेंगे। फिर क्या ये क्या करता है, 1717 में 1712 में राजा बनता है, 5 साल बाद 1713 में राजा बनता, 19 तक रहता है। इस 1717 ईस्वी में क्या करता, कौन, फर्रुखसियर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसको बोला भाई तुम 3000 रुपये हमको मंथली सालाना दे दो। 3000 रुपये उस समय बहुत होता था, 3000, बोला 3000 रुपये हमको सालाना दे दो, बंगाल में तुम अपना व्यापार करो टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं, जाओ। और इतना ही नहीं, उसको क्या दे दिया, लाइसेंस, दस्तक जारी करने का अधिकार, की कंपनी को बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप पूरे बंगाल में जाइए, मेरा ही राज्य है, वहाँ मेरा गवर्नर अपना शासन कर रहा है, हमको टाइम खाली टैक्स पहुँचा रहा है, हमको उससे मतलब नहीं, जाओ आप 3000 रुपये हमको सालाना दे देना, अब बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करना, जितना बनना, कोई टैक्स नहीं आपको देना, खाली 3000 सालाना हमको दे देना। तुम जाओ, तुम कंपनी को बोला तुम अपना लाइसेंस भी जारी कर सकते हो, जाओ अपना लाइसेंस बांटना, अपने कंपनी का माल जहाँ भेजना हो भेजना है। तेरे के लाइन कट गया, ठीक है। अभी चल इसको 5 मिनट में कंक्लूड करते हैं, दिख रहा होगा शायद ना, देख लेते हैं। हाँ चलिए, नाम तो हम तो सुनाई दे ही रहे, चलिए। तो फर्रुखसियर ये दे देता है। फिर इसके बाद फर्रुखसियर के बाद भी और कई शासक आता है ना, देखिए मैं यहाँ पे लॉग में कर देता हूँ। फर्रुखसियर तीसरा उत्तरवर्ती मुगल शासक में फर्रुखसियर क्या था, तीसरा। फिर आपको आता रफ़ी उद दर्जात, ये फरवरी 1719 से लेकर के जून 1719 तक, बस 4-5 महीना का राजा बनता है। फिर मारपीट बहुत चलता है लोगों में, इसको जब मुगल पीरियड पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। फिर रफ़ी-उद-दौला के बाद रफ़ी-उद-दौला बनता राजा 5वां नंबर पे, देखिए जून से सितंबर 1719 तक। फिर आपको क्या, मोहम्मद शाह रंगीला, नाम सुने ना, रंगीला, नामे में रंगीला लगा हुआ है ना, टाइटल था, इसको उपाधि दिया था रंगीला। क्यों, क्योंकि इसको तो और ज़्यादा अय्याशी का शौक था, एकदम रोज़ नया नया लड़कियों के साथ इंटरटेन करना, दरबार में हिजरों का और जो बेसिया टाइप की महिला तो उसका ऑर्केस्ट्रा करवाना, एकदम ये सब इसको एकदम खूब पसंद था। हरम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना, हरम मतलब महिलाओं का जो ग्रुप जिसमें ये लोग ऐश करने, अय्याशी करने के लिए जाता था। तो मोहम्मद शाह रंगीला ये 1719 से लेकर के 48 तक क्या है, मुगल बादशाह बनता है। अब देखिए इसके टाइम में बहुत बड़ी घटना होती है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह, जो कि ईरान का शासक था, भारत पे आक्रमण करता है, और जो कोहिनूर हीरा का नाम आप लोग सुने होंगे, कोहिनूर हीरा, उसको लूट करके ले जाता है, कौन, नादिर शाह ले जाता है। तख्ते तोआउस, जो मयूर सिंहासन था जिसको शाहजहां ने बनवाया था, कितना भव्य सिंहासन था, उसी में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। वो कोहिनूर हीरा, तख्ते तोआउस यानी कि मयूर सिंहासन भी कौन ले जाता है, आपको नादिर शाह जब आक्रमण करता है तो वो लेकर के चला जाता है। किसके टाइम पीरियड में, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में। सोचिए ईरान का व्यक्ति आकर के आपको कई सारे राज्य, आपका बंगाल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सब का रौंदता हुआ दिल्ली में आकर के आपको जीत दिया। कैसा मुगल बादशाह है तू, क्या राजा बनेगा रे तू, यही इसको कहने का मन करता है। बाहरी व्यक्ति इसको घर में, इसको गुलाम बना, इसको बांध देता, बोला कि क्या कर रहा है और तेरा क्या करे, वो कहा जो हुजूर जो करना है कर लो, माफ़ कर दीजिए ऐसा। तो इसको फिर नादिर शाह लूटपाट मचा करके तख्ते ताउस अपने साथ ले जाता है, कई करोड़ रुपया मुगल खजाना से लूट करके ले जाता है, इसको जान बख्श देता है। किसको, मोहम्मद शाह रंगीला को, कहता जा तुम यहाँ से करो। तो ये देखिए मोहम्मद शाह रंगीला, आपको देखिए कितना हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुगल पीरियड में देखिए राजा कितना कमजोर हो गया कि बाहरी व्यक्ति आकर के अटैक कर दे रहा है। फिर मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आता है आपको अहमद शाह बहादुर, है ना, या अहमद शाह बहादुर टाइटल लगाया था। ये आपको 1748 से लेकर के 54 तक क्या है, राजा बनता है। इस देखिए 1748 से लेकर के 54 तक मुगल बादशाह रहता है, कौन, मोहम्मद शाह बहादुर। इसके टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ी घटना होती है।
आप लोग पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़े होंगे, 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच? मराठा एक तरफ अफगान का जो शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसके बीच हुआ था। तो वही अहमद शाह अब्दाली 1761 से पहले भी कई बार आक्रमण किया था। तो पहली बार अहमद शाह बहादुर के टाइम में क्या किया था? 1748 में अहमद शाह अब्दाली क्या किया था? भारत में पहला आक्रमण करा था, यही चुट्टा अहमद शाह बहादुर के टाइम में। कैसा राजा है रे तू। चलिए अगला देखिए, अगला शासक अहमद शाह बहादुर की बात कर रहा था, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के टाइम पीरियड में क्या होता है? पलासी के, देखिए कब से कब तक राजा बनता? 1754 से लेकर के 58 तक। तो ये राजा कब बनता है? आलमगीर द्वितीय आपको 1754 से लेकर के 58 तक 5 साल लगभग रहता है राजा। इसी के टाइम पीरियड में देखते हैं 58 से पहले 57 आएगा। 1757 में क्या होता है? पलासी का युद्ध। किसके बीच? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल किसके अधीन था? मुगल शासक के अधीन था। क्या है पूरा अगला टॉपिक? बंगाल ही है, डोंट वरी। तो आलमगीर द्वितीय के टाइम में पलासी का युद्ध होता है। देखिए अंग्रेज आकर के मार के चल जा रहा है तुम्हारा गवर्नर का, तू कैसा राजा है रे, नहीं संभाल पा रहा है। अगला राजा आता है आलमगीर द्वितीय के बाद शाहजहां थर्ड, शाहजहां तृतीय। वो शाहजहां नहीं, ये तीसरा, और लोग नाम रिपीट करता है। शाहजहां तृतीय ये 58 से 59 तक रहता है राजा। फिर शाह आलम द्वितीय, पहला बक्सर का युद्ध। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक मुगल बादशाह रहता है, पेंशनर। इसके बाद तो सब कुछ इसके बारे में एक कहावत है ना शाह आलम द्वितीय के बारे में कि सल्तनत ए शाह आलम आज दिल्ली तब आलम, यानी कि शाह आलम का सल्तनत कितना है? दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ से लेकर के पालम एयरपोर्ट जो आता है, मतलब 15-20 किलोमीटर तक ही राज है, उतना ही दूर में इसका बात चलता है, बाकी पूरा अंग्रेज कंट्रोल कर लेता है। तो कैसे है उसको डिटेल में चढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे उसमें से। तो आलमगीर क्या शाह आलम द्वितीय के टाइम में क्या होता है? बक्सर का युद्ध 1764, ये भी हार जाता है। 1764 बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेज कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल जाता है। पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, इन सबको पढ़ेंगे। अभी भूमिका बना रहे हैं, आप भूमिका को ध्यान से सुनिए। शाह आलम द्वितीय 59 से लेकर 1806 तक। फिर अकबर द्वितीय राजा बनता है। अकबर द्वितीय कब से कब? 1806 से 37 तक। आप सती प्रथा का अंत करवाने में किनकी सबसे बड़ी भूमिका थी? किनका? राजा राम मोहन राय, है ना, जिन्होंने क्या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। तो उसमें जो राजा जो टाइटल है, अकबर द्वितीय ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। क्यों? क्योंकि राजा अकबर द्वितीय का पेंशन अंग्रेज कंपनी बंद, ये सब पेंशनर है, इसको अंग्रेजी कंपनी बोला कि अब तुम लोग शासनबाज क्या करेगा, रहो मुगल बादशाह नाम मात्र के लिए, ताकि जनता में भरोसा रहे कि नहीं अंग्रेज डायरेक्ट हम पे नहीं शासन करा, शोषण नहीं करा, मुगल बादशाह है, तुम नाम मात्र के लिए रहो, तुमको महीना हम पेंशन देंगे। प्रत्येक महीना इन लोगों को कुछ पेंशन देता था, बताएंगे डिटेल में, 26-20 लाख के आसपास। तो अकबर द्वितीय का पेंशन है बंद कर दिया कि चलो आप कोई मुगल बादशाह फादशाह का कोई पेंशन है, अपना अपना देखो, अब पूरा अंग्रेज कंपनी अपने हिसाब से चलेगी। तो अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को बताओ अपना पेंशन कि अंग्रेज कंपनी को जाओ, इंग्लैंड जाओ, लंदन, वहाँ पे उसको बोलना भाई कि मेरा पेंशन शुरू कर दे, प्लीज प्लीज मेरा पेंशन चलने दे। हाँ तो कैसा मुगल बादशाह है तू, पेंशन मांगने के लिए जा रहा है बाहरी व्यक्ति जिसने तुम्हारे राज पे कंट्रोल कर लिया। प्रेस रावल का डाटा, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या राजा बनेगा रे तू, है ना। तो अकबर द्वितीय जो होता है, अकबर द्वितीय पेंशन अपना बढ़वाने के लिए भेजता है राजा राम मोहन राय को। बेचारे राजा राम मोहन राय वहाँ मर भी जाते हैं, तब चर्चा करेंगे डिटेल में। तो ये 1806 से 37 तक राजा रहता है। अब आता है 12वें नंबर पे बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ये बेचारा ही 1837 से 57 तक रहता है। इसी के टाइम पीरियड में क्या आता है? 1857 की क्रांति, जिसको हम लोग है ना 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह कहते हैं, ये इसके टाइम पीरियड में हो जाता है। किसके? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के टाइम पीरियड में, है ना। ये बेचारा के टाइम पीरियड में जब फिर क्रांति होता है 1857 की क्रांति, तो यही मुगल बादशाह था, इसको गिरफ्तार करके क्या रंगून, जो कि वर्तमान में म्यांमार है, वहाँ भेज देता है। और इसके जो बच्चे लोग थे उस सबको लाइन में खड़ा करके डिस्काउंट गोली मार देता है ना। तो यहाँ से मुगल वंश का एकदम सर्वनाश सत्यानाश हो जाता है। अब पूरे रूप से अंग्रेज कंपनी के नियंत्रण में चीज़ें आ जाती है, अब अंग्रेजी महारानी के नियंत्रण में आ जाती है। तो हम ये इसमें दिखाने का प्रयास किए थे कि कैसे, देखिए ये मुगल वंश का जो 6 महत्वपूर्ण शासक था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैसे एक ताकतवर साम्राज्य, एक मतलब एक मुट्ठी भर अंग्रेज के नियंत्रण में आ गया, बाहरी लोग अफगान का, ईरान का आकर के अटैक करके चल रहा है, कितना कमजोर हो गया,
है ना, कुछ पता ही नहीं चला। तो इसलिए यहाँ से एक नए युग का शुरुआत होता है जिसको आधुनिक युग कहते हैं, आधुनिक भारत। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से क्या होता है, आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। अब देखिए हम आपको ये बता दें कितना मुगल शासक कमजोर था, कितना साफ बेखबर, कोई खबरें नहीं है। तो क्या इतना बड़ा जो इन लोगों का राज था, आप देखो लाइट आ गया बहुत देर के बाद। अब क्या ये आप लोगों ने देखा कि इतना जो ये सब था कहाँ गया, हाँ, तो ये मुगल एम्पायर इतना पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में फैल गया था। हम आपको बताया था औरंगजेब के टाइम पीरियड में पूरा क्षेत्र में फैल गया था। उसी में क्या अब बंगाल अपने आप को अलग स्वतंत्र घोषित कर लेता है। धीरे धीरे बंगाल का राज जब देखता कि मुगल एम्पायर ताकतवर नहीं रहा, कमजोर हो गया, तो जो दिल्ली से जो नियंत्रण पूरे भारत पे कर रहा था मुगल शासक सब, तब इसका अलग लगा। जैसे कि यूपी अपना कहेगा योगी जी, मान लो उस टाइम के पीरियड में योगी जी है, उसका मुगल शासक का गवर्नर है उस राज का, कहेगा ये क्या हमको सम कर लेगा, मुगल राजा अपने कमजोर है, दूसरा अटैक करके चल रहा है। तो अलग अलग राज्यों ने क्या कर लिया, जो महत्वाकांक्षी इसके गवर्नर थे अलग अलग राज्यों के, मुख्यमंत्री समझ लो, सूबेदार, मनसबदार, वो सब क्या करता है, बंगाल में अपना अलग राज्य बना लेता है। कोई अवध को अलग कर लेता है जो कि पहले मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था, है ना। कोई क्या कर लेता है, आपको हैदराबाद अपने आप को अलग घोषित, स्वतंत्र घोषित कर लेता है। बंगाल अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, अपना अलग सारा कुछ चलाने लगता है, नवाब बन जाता, निजाम बन जाता। अवध अपना अलग, मैसूर अलग राज्य चलाने लगता, जो कि पहले मुगल शासक के अंदर में। केरल का त्रावणकोर अपना अलग हो जाता है, रुहेलखंड अलग शासन स्थापित कर लेता है, पंजाब अलग, मराठा अलग, ये सब और भी कई सारे छोटे छोटे राज्य। जब मुगल सत्ता कमजोर होती है तो अपना अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है। उसी में आप बंगाल है, अवध है, मैसूर है, मराठा है, आपको केरल है, हैदराबाद है। तो ये सब भी बड़ा लंबा टॉपिक है। तो कैसे मुगल वंश का पतन होता है और नए नए छोटे छोटे जो साम्राज्य जो कि मुगल वंश के अंतर्गत थे, अधीन थे, उसी का गवर्नर वहाँ पर शासन कर रहा था। वही गवर्नर, सूबेदार, मनसबदार सब क्या करता है, अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है। उसी में एक बंगाल एक महत्वपूर्ण होता है। तो मुगल वंश के पतन के कई सारे बहुत सारे कारण थे, है ना। तो बहुत सारे कारण था उसमें, जैसे क्या था, अयोग्य उत्तराधिकारी, कि उत्तराधिकारी जो भी था औरंगजेब के बाद जो भी अयोग्य था, उसको राज संभाला नहीं, अपना ये आसी में जीवन बिता दिया, है ना। इसके अलावा आपको अयोग्यता, कमजोर प्रशासनिक ढांचा, नीति, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, प्रशासन, उसको ये लोग ढंग से चला नहीं पाया, सही से उसको नियंत्रित नहीं कर पाया। उसके बाद जो राजनीतिक पॉलिटिकल कंडीशन बदले तो उसको ये लोग भांप नहीं पाया, अपने आप उसके अकॉर्डिंग बदला नहीं। इसी कारण मुगल वंश का क्या हो जाता है, पतन होता है, समाप्त हो जाता है, और नए नए क्या छोटे छोटे राज्य उदय होते हैं, अवध, रुहेलखंड, बंगाल। तो अगला टॉपिक हम लोग करेंगे स्वतंत्र बंगाल की स्थापना, अगर थंबनेल वही है। इसके बाद अब हम अगला टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कैसे होती है उसको देखेंगे, है ना। तो उसी में पूरा डिटेल, फिर स्वतंत्र बंगाल की स्थापना के बाद हम लोग देखेंगे क्या, कैसे फिर पलासी का युद्ध बनता है, बक्सर का युद्ध होता है, कैसे अंग्रेजी ताकतवर होते हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग करेंगे कर्म से। देखिए ये आधुनिक भारत का भूमिका था, फिर आप कल कैसे स्वतंत्र अब बंगाल बना, फिर उसके बाद अंग्रेज की कैसे नियंत्रण आया, कैसे पलासी बक्सर का युद्ध हुआ, फिर अवध पे आया, इस पे अवध पे आएंगे, हैदराबाद पे आएंगे। तो इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पता आपको अंतिम मुगल बादशाह था ये बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय। ये जफर नाम से शेर व शायरी लिखा करता था, तो राजा बेचारा शायरी भी लिखता था। इसका एक शायरी लास्ट का जो था कि न तो मैं किसी के आंख का नूर हूँ, न तो मैं किसी के आंख का नूर हूँ, न तो किसी के दिल का करार हूँ, मैं किसी के काम आ न सका, वो बुझता हुआ चिराग हूँ। अपने आप को ही बुझता हुआ बेचारा चिराग कर रहा था। समझ लीजिए कि मुगल वंश का क्या हाल लगता। तो ये था हमारा मुगल वंश का पतन कैसे हुआ, कैसे आधुनिक भारत की नींव डलती है, कैसे मुगल वंश मतलब आधुनिक भारत औरंगजेब की मृत्यु के बाद से शुरू होता है। इस बात को मैंने सत्यापित करने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। तो मेरा प्रयास कैसा लगा आप हमको बता सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो इतिहास को इंटरेस्टिंग वे में समझने का चाहता हो, आप उसको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना, ताकि उन लोगों को भी बढ़े। हम लोग एकदम बहुत क्रम से आराम से इतिहास को धीरे धीरे टॉपिक वाइज कहानी की तरह समझ लेंगे। चलिए एक बार मैं शॉर्ट रिकैप ले लेता हूँ, ठीक है। कैसे क्या कि देखिए मैं शॉर्ट रिकैप, इतिहास को हम लोगों ने कई कालखंड में बांटा था। क्या एक स्रोत के आधार पे बताए थे, क्या प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, फिर कालखंड के आधार पे प्राचीन भारत, आधुनिक मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत,
आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से माना जाता है? मुगल वंश के अंतिम शासक औरंगजेब की मृत्यु से। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर 1526 में करा था, है ना। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कब करा था? 1526 में। किस वंश को हराकर? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश का अंतिम महान शासक औरंगजेब, है ना। बाकी उसके बाद अकबर, ये सारा अकबर महान सुने ही होंगे। उत्तरवर्ती मुगल शासक कितने? 12 हुए, ये 6 हुए, इन लोगों ने मिलकर के मुगल एम्पायर। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था? तो जहांदार शाह को। घृणित कायर किसको कहा जाता था? फर्रुखसियार को। कंपनी को व्यापार करने का अधिकार किसने दिया? तो फर्रुखसियार ने। 3000 रुपया पे टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार कौन दिया? फर्रुखसियार। साहिब खबर किसको कहते हैं? बहादुर शाह प्रथम को। तो ये सारे चीज़ें थी। तो चलिए ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइए। और जो दोस्त जो इतिहास इंटरेस्टिंग वे में कहानी के में समझना चाहते हैं उसमें, तो आज था भूमिका। अब हम लोग अगला वीडियो उस पर करेंगे, कल या आज अपलोड कर देंगे। उसमें क्या रहेगा आपको कि अवध स्वतंत्र बंगाल की स्थापना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।